नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय और आप देख रहे हैं जनता टीवी। उत्तर प्रदेश में चुनाव की सरगर्मी सबाब पर है। पहले दौर का मतदान होने में बस 10 से 12 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस समय सभी राजनीतिक दलों के लिए हॉट केक बना हुआ है। हाल ही में पश्चिम में अमित शाह ने दौरा किया। गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। उन्होंने दौरा करके जाटों को साधने की कोशिश की। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति जाटों की तरफ से चलती है। जाट जिधर सत्ता उधर। 2014 के चुनाव हो, 2019 के या फिर 2017 के विधानसभा चुनाव हो, जाटों ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। इस बार समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को लगा कि अगर पश्चिम का रण जीतना है तो जाटों को साधना जरूरी है। यही वजह रही कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ उनका सीटों के समझौता हुआ, गठबंधन हुआ और अब वे वहां ताल ठोक रहे हैं। अमित शाह को वहां के जाट नेताओं ने एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया और उसमें वहां के जाट नेताओं ने अमित शाह को चौधरी कहकर के संबोधित किया। इस मीटिंग के बाद में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। अखिलेश यादव भी अगले दिन तत्काल मुजफ्फरनगर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अभी वे 2 दिन से वहीं डेरा डाले हुए हैं। पश्चिम की राजनीति क्या गुल खिलाएगी, पश्चिम में क्या होगा, यह तो अब 10 मार्च के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ आज हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर कौशलकांत मिश्र, स्टेट हेड जनता टीवी के अनिल के अंकुर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वे भी लगातार राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं कीर्ति निधि पांडे। इसके अलावा हमने अखिल भारतीय जाट महासभा मंडल के अध्यक्ष हैं मोहित मलिक, उनको भी अपने साथ जोड़ा है। तो आज की बात हम मोहित मलिक जी से शुरू करते हैं। मोहित जी, पश्चिम की राजनीति जाटों से शुरू होती है। जाट जिधर सत्ता उधर, ऐसा माना जाता है। तो आप जाट महासभा के नेता हैं, तो इस बार क्या लग रहा है, क्या अमित शाह के जाने से कुछ फर्क पड़ेगा या आरएलडी सपा के गठबंधन से फर्क पड़ेगा? जाटों की आखिर इस बार आस्था किधर है? मलिक साहब जी, सबसे पहले तो मेरा हाथ जोड़कर आपको राम राम। आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी आ रही है, आप बोलिए। हाँ, मिल रही है मलिक साहब, बोलिए आप। मैं आपको जाटों के बारे में बता दूं। देखिए, जब जाटों ने अपना पराक्रम दिखाया है, तभी चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र में सरकार बनने का काम किया है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं तो 2014 में जाटों ने धनबल से इनको अपना वोट दिया था और सत्ता मैंने काबिज किया था। उसके बाद 2014 के बाद जब 2016 की मैं आपसे बात करूं तो हरियाणा में 2016-17 में आरक्षण का, हमारा जाट आरक्षण का मुद्दा था। उसमें कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए गए, तो हमें एक अविश्वसनीयता का माहौल उसमें मिला। उसके बाद फिर भी हमने भरोसा किया। 2017 के इलेक्शन में फिर भरपूर वोट दिया और उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार बनाने का हमने काम किया। उसके बाद अभी आ जाता है किसान आंदोलन। उसके बाद आ जाते हैं हमारे चौधरी चरण सिंह के जो वारिस हैं, उनके पौत्र जयंत पर लाठी जो बरसाई गई, उससे हम काफी आहत हुए। हमारी जो जाट कम्युनिटी विश्वसनीय कम्युनिटी है, संस्कृति की कम्युनिटी है, पराक्रमी है। हम विश्वास बहुत जल्दी कर जाते हैं। हम एक दूसरे पर कभी भी ये एलिगेशन नहीं लगाते उन्होंने हमारे लिए क्या किया या हमारे लिए उसने क्या नहीं किया। हम एक विश्वास के साथ अपना बनाकर उसे आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन हमारे साथ विश्वासघात किया है, हमारे चौधरियों पर लाठी बरसाई गई। हमारे चौधरियों को आंसू, जो कि आंखों से आंसू निकले, एक मन दुखी होता है। तो कहीं ना कहीं अब की बार जाट खिसक रहा है। और सबसे बड़ी मैं बात कहूं कि हम अपने चौधरी के साथ हैं। चौधरी का जो निर्णय होगा उसके साथ हम हैं। तो ये माना जाए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाट वोट करने जा रहे हैं? देखिए, मैं आपसे कहूं, ये दलों का मामला है। मैं आपसे कहूं कि मैं इंडिविजुअल आपसे कहूं, जाट महासभा का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो भी हमारा निर्णय होगा वो सभी के सामने बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन ये जो मैंने बातें बताई, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या और समझदार को इशारा ही काफी होता है उपाध्याय जी। बिल्कुल। मलिक साहब, अभी गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम का दौरा किया। वहां 14 खाप पंचायतों के नेताओं को उन्होंने बुलाया।
और उन्होंने उनके साथ संवाद किया। इसमें उन्होंने कहा कि आरएलडी से हमारा कोई बैर तो है नहीं, तो हमारे हैं, लेकिन वो गलत घर में चले गए हैं। मलिक साहब, पार्टी पैनल पर ना बोलने चाहते, मैं आपसे एक बात कहूंगा, आपने शुरुआत जो की थी वो जाटों से की थी। आपने शुरुआत जो है जाटों से की थी। बैर हमारा किसी के साथ नहीं है कि हमारा कोई दुश्मन है, हमारा बैर है। हमारा बैर किसी के साथ नहीं, हमारा बैर उसके साथ है जैसे कि जाट किसानी करता है, जो किसानी से बैर करता है उससे साथ हमारा बैर है। देखिए, हमारा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है गन्ने की खेती करता है, हमें भाव मिलने चाहिए, हमें उससे बैर है। अगर हमें अच्छे भाव नहीं मिलेंगे तो हमें उससे बैर है, पार्टी से बैर नहीं है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में गन्ने की चीनी मिलों का पेमेंट नहीं आता, किस तरीके से गन्ने की चीनी मिलें हमारा समय पर भुगतान करने में असमर्थ है और हमारा भाव भी नहीं बढ़ाती है। इस महंगाई के जमाने में अगर व्यापारी को आप अच्छी सब्सिडी देते हैं या किसी उद्योगपति को आप कर्जा माफ करने का काम करते हैं, चूंकि जाट सिर्फ किसानी पर 80% किसानी करता है, तो उसके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। तो जो मूल मुद्दे हैं, मूल मुद्दों को लेकर भी हमें आगे चलना होगा। पर्सनल कोई कम्युनिटी की बात भी नहीं हमारी है, क्योंकि ठीक है। मैं कीर्ति निधि पांडे जी से सवाल करूं उससे पहले मैं डॉक्टर कौशल किशोर मिश्रा जी के पास चलता हूं। कौशल कांत मिश्रा, माफी चाहता हूं। कौशल कांत मिश्रा जी, अभी आपने जाट महासभा के अध्यक्ष हैं मोहित मलिक जी, उनको सुना। उससे ये लग रहा है, जैसा उन्होंने कहा, उनकी बातों से ये लग रहा है कि इस बार जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। तो जो अमित शाह जी ने दौरा किया और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से पश्चिम में ताकत झोंके हुए हैं, तो इस बार लगता है कि पिछला जो परिणाम है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं दोहरा पाएगी। कौशल कांत जी, या फिर देरी हो गई है, जाट समुदाय को साधने में देरी हो गई है? उपाध्याय जी, जितना मैंने मोहित जी को सुना, तो यही दो चीजें मुझे समझ में आई कि जाट का मतलब किसान और जाट का मतलब जवान, जवान यानी देशभक्ति। तो पहले किसान की बात कर लेते हैं। हमारे मित्र ने कहा कि गन्ने का भुगतान लेट होता है, तो इसके पहले तो नहीं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि अगर कोई भी, जिनका भी भुगतान नहीं हुआ और जितने का भुगतान नहीं हुआ उस पर ब्याज के साथ किसान को पैसा मिलेगा। और जहां तक रही किसान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, आज तक, इसके पहले सपा सरकार रही है, हमारी सरकार ने 36 लाख करोड़ रुपए से करीब 46 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। इसके पहले जो भी पॉलिटिकल पार्टियां रही हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास में, मेरे मित्र जानते हैं, किसी ने कभी किसान को हमेशा कर्ज दिया है। आज कर्ज देते हैं, 5 साल बाद जब चुनाव आता है तो वो कहते हैं कि जी हम, आप वोट दो, हम आपका कर्ज माफ कर देते हैं। और राजस्थान में तो आपने देखा है कि किसानों का कर्ज माफी का वादा किए हुए इतने साल बीत गए, अभी कांग्रेस ने कर्ज नहीं माफ किया। हमारी सरकार आई है और उसने 6000 सालाना की किसान सम्मान निधि दे करके करीब करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को उत्तर प्रदेश में उनके सम्मान की निधि दी है। इसके अलावा अगर आप देखें, अगर हम पिछली सरकार से कंपेयर करते हैं, पिछली सरकार जो 12 से 17 तक चली, उसने करीब 95,000 करोड़ रुपए का गन्ने का भुगतान किया था। हमने 1.5 लाख करोड़ का गन्ने का भुगतान किया है। और अगर जहां तक रही खरीद की बात, तो ये समझिए कि 220 लाख मीट्रिक टन का खरीद की गई थी पहले 1,59,000 करोड़ है 2017 में, उससे दुगने से भी ज्यादा यानी 476 लाख मीट्रिक टन की हमने एमएसपी पे खरीद की है। इसके अलावा किसान, गरीबों का नंबर, जैसे जो कहते हैं गरीब किसान, बहुत सारा किसान गरीब भी है, बहुत कम लोग हैं जो बहुत सक्षम है, बट ज्यादातर गांव में रहने वाला किसान गरीब है। गांव में रहने वाले किसानों के लिए नल से स्वच्छ जल 30,000 पंचायतों में जल दिया जा रहा है, मुफ्त शौचालय बनाए जा रहे हैं, घर आवास के लिए भी सहायता दी जा रही है। इसके अलावा आप देखिए कि आयुष्मान भारत योजना के थ्रू 5 लाख का सालाना इलाज मुफ्त दिया जा रहा है। इस तरह से अगर मैं गिनवाने पे आऊं तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो किसान भाइयों पे कुछ डायरेक्ट। ठीक है मिश्रा जी, आपके पास आते हैं। कीर्ति निधि पांडे जी से भी हम जान लेते हैं। कीर्ति जी, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से पश्चिम में 2017 के पहले मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे उनको याद दिला रही है,
जिन दो भाइयों की पीट पीट कर हत्या हो गई थी, उसके बाद 62 लोगों की वहां मौत हुई थी, उन सब दंगों की याद दिला रही है। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने टिकट बांटे हैं, उस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर हैं, चाहे वो नाहिद हों, चाहे वो इरफान मसूद का समाजवादी पार्टी में शामिल होना हो। तो इन सारी चीजों से आप कैसे निपटेंगे? अगर चुनाव हिंदू मुस्लिम पे जाता है तो फिर आप जाटों को कैसे साधेंगे? कीर्ति निधि जी। देखिए, सवाल यह है कि और हिंदू और मुसलमान जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव पहले चरण में होने जा रहा है, 10 फरवरी को जहां मतदान है, वह मतदान हिंदू मुसलमान पे क्यों होगा? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट जो स्वाभिमानी है, जो किसान स्वाभिमानी है, जो लगातार 14 महीने उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमाओं पर धरना देता रहा, वह दिल्ली में प्रवेश न कर जाए, दिल्ली की सरकार से तो घेरने का काम न करे, इसलिए जिस तरीके से सड़कों को घेरा गया, सड़कों पर कील लगाया गया और जिस तरीके से 14 महीने लगातार आंदोलन के दौरान लगभग 750 किसानों की मौत हो गई। इन 750 किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन है? मैं तो पूछता हूं, जिस गृह मंत्री ने, भारत सरकार के गृह मंत्री ने जाट समुदाय के नेताओं के साथ बैठक किया, जिन किसान नेताओं से मिलने का काम किया, वो 14 महीने उन किसान नेताओं से क्यों नहीं मिले? उन जाट नेताओं से क्यों नहीं मिले? भारत सरकार के गृह मंत्री जब लखीमपुर की घटना में थार गाड़ी किसानों के ऊपर चढ़ा दी गई और किसानों की शहादत हो गई, आज भी षड्यंत्र करने वाला भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री आज भी अमित शाह जी के अंडर में ही काम कर रहे हैं। देश की सरकार में गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं। अमित शाह पांडे जी 2017 से पहले जो दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर में, उसमें कैराना से जिन लोगों ने पलायन किया था, उस पलायन के जो आरोपी है, मुख्य आरोपी नाहिद हसन, उसको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। तो इसका मतलब तो दोनों राजनीतिक दल एक जैसे हैं। आप समझिए मेरी बात को। 2017 से पहले जो हमने किया, 2017 में हमारी सरकार चली गई। अब तो हिसाब 2017 से 2022 का होगा। देश के लेकिन उसके आरोपियों को तो टिकट नहीं मिलना चाहिए ना पांडे जी? उसके आरोपी हैं, जेल में हैं, उनको टिकट दिया जा रहा है। ये तो तर्क संगत बात नहीं लगती ना। मैं आपको तर्क संगत एक बात बता रहा हूं। जो लोग अपराधी उम्मीदवारों पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, मैं उस सवाल का भी जवाब दूंगा, लेकिन अभी किसान के सवाल को सुन लीजिए। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2014 के चुनाव में कि सरकार बनने के बाद 2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी, महंगाई दुगनी हो गई, किसानों की आय आधी हो गई। खाद की बोरियां नहीं मिल पा रही किसानों को। 5 किलो खाद की बोरी में से चोरी कर लिया देश की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और दाम दुगने कर दिए। डीजल के दाम बढ़ गए, बिजली सबसे महंगी किसानों को। और जो अन्याय और अत्याचार हुआ, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट महासभा के अध्यक्ष जी बैठे हैं, क्या राकेश टिकैत के आंसुओं को भूल जाएंगे? क्या जयंत चौधरी पे जो हाथरस के अंदर लाठीचार्ज हुआ उसको भूल सकते हैं? क्या जो किसानों के साथ 14 महीने अन्याय किया, अगर अमित शाह जी जाट समुदाय के बड़े हितैषी हैं, तो 14 महीने क्यों नहीं इन नेताओं से मिले? क्यों नहीं किसानों से वार्ता किया? आज भी राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि पिछले 10 महीने से हम सरकार से वार्ता करना चाहते हैं और सरकार बात करने को तैयार है। आज ही राकेश टिकैत जी लखीमपुर में आईजी से मिलने का काम किया। लखीमपुर की घटना में जो तय हुआ था सरकार से, सरकार वादा खिलाफी कर रही है, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे भारत की सरकार हो। और दोनों सरकारों के वादा खिलाफी के खिलाफ 31 तारीख से किसान फिर आंदोलन करने जा रहे हैं सरकार के। ये सरकार हरधर्मी सरकार है। और इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो संदेश देने जा रहा, वो संदेश साफ है कि 10 मार्च भाजपा साफ। ठीक है मलिक साहब, मैं आपसे इससे जुड़ा सवाल है। कैराना में जो पलायन हुआ और जिन 2 जाट बंधुओं की हत्या हुई थी, तो उसको क्या जाट समुदाय अब भूल गया है? कैराना से जिस प्रकार से पलायन हुआ और जिस प्रकार से हत्या हुई और जिस प्रकार से वहां के कैराना के मुख्य आरोपी को टिकट दिया गया है, तो क्या जाट महासभा या जाट समुदाय उस घटना को भूल गया, उस जो सम्मान था उसको भूल गया? मलिक साहब। देखिए उपाध्याय जी, बात कैराना के पलायन की अगर मैं करूं तो जिला मुजफ्फरनगर और शामली आपस के मित्र जिले हैं।
और अगर पलायन की बात होती तो यहाँ से भी पलायन होते। और रही दूसरी बात ये कि हुकम सिंह जी ने खुद कहा कि यहाँ पर ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। देखो, सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि हमारे देश के अंदर रहने वाले व्यक्ति को एक पार्टी पैनल के लोग उसको मुद्दा बनाते हैं केवल वोट के लिए, पहली बात। दूसरी बात मैं बताता हूँ दंगे के दंश की बात। एक वो माहौल था, मैं दंगे के बारे में कभी बात नहीं करना चाहता। 2013 का एक ऐसा प्राकृतिक आपदा ये जिला मुजफ्फरनगर पर आई, बड़ी दुखनीय आपदा थी, उसके बारे में मैं कभी सोचना भी नहीं चाहता हूँ कि दुख होता है। देखिए, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, एक माहौल बनाया, उसे ठीक करने की पूरी कोशिश की और कहीं ना कहीं तक वो ठीक भी हो चुका है। अगर मैं जो सत्ता में पार्टी है आज भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं, क्या यही मुद्दा उनके पास है? विकास का कोई मुद्दा उनके पास नहीं है, चिकित्सा का कोई मुद्दा उनके पास नहीं है, खेल नीति का मुद्दा उनके पास नहीं है, किसानी का मुद्दा उनके पास नहीं है। आप मुद्दों पर चुनाव लड़िए, आप धर्म को बांटकर चुनाव मत लड़िए कि जाट का हिंदू से, मुसलमान से या जाट का उससे। बड़ा दुख होता है इस चीजों को कि एक पार्टी पैनल एक कम्युनिटी को लेकर खड़ी हो जाती है कि हिंदू की जाटों से लड़े थी। क्या वो जाटों से इंडिविजुअल लड़ाई थी? ठीक है, ठीक है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं अनिल के अंकुर भी जुड़े हुए हैं। अनिल के अंकुर यहाँ की राजनीति को, उत्तर प्रदेश की राजनीति को लंबे वर्षों से देख रहे हैं और उन्होंने तमाम चुनाव कवरेज किए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय अनिल जी जो माहौल बना है उसमें जो जाटों को लेकर के सियासत हो रही है उस पर आपका क्या सोचना है और आपका क्या विश्लेषण है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जाट एक लंबे समय से चर्चा का विषय रहे हैं, क्योंकि जाट एक ऐसा है जो किसानों के लिए जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश का जो पहले चरण का चुनाव है वो पहले चरण का चुनाव वही पश्चिम उत्तर प्रदेश शुरू हो रहा है, जो जाट लैंड कहा जाती है। और जाट लैंड में सबसे बड़ी मांगे उनकी रहती है कि किसानों के संबंधित रहती हैं, गन्ना मूल से संबंधित रहती है। जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता जी हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या क्या किया किसानों के लिए, लेकिन वही समाजवादी पार्टी और आरएलडी की दोनों के प्रवक्ताओं का यह भी कहना था कि उनके साथ जो किसान है किसानों के साथ क्या क्या हुआ पिछले 1.5 साल में, पिछले 4 साल में, उन्होंने पूरा ब्यौरा पेश किया। तो अब दोनों का कंपेरिजन करने की जरूरत है। और कंपेरिजन करने में अगर ये हम देखें कि अगर कहीं कोई घटनाएं होती हैं तो घटनाओं की भरपाई इन वादों से या क्या ये जो दिया गया है इससे हो पाती है नहीं हो पाती है, ये देखने की बात होगी। और जहां तक कि इस चुनाव के नजरिए से देखा जाए जो ये जाट बेल्ट में, और जैसा कि आज अमित शाह जी वहां थे और अमित शाह के वहां के मूवमेंट से जाहिर सी बात है जब कोई बड़ा नेता किसी क्षेत्र में जाता है तो भले ही निर्वाचन आयोग ने तमाम की पाबंदियां लगा दी हो, लेकिन उसके पहुंचने से उसका जो ऑरा बनता है, उस पार्टी का उस नेता से पहुंचने से जो ऑरा बनता है, तो निश्चित रूप से पार्टी को लाभ पहुंचता ही पहुंचता है। लेकिन वो सारे मुद्दे अभी खत्म नहीं हुए जिनको लेकर के समाजवादी पार्टी और आरएलडी के जो नेताजी मालिक साहब है उन्होंने कही। तो ये बात अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी चुनाव में थोड़ा वक्त भी है। ये लगातार हर दिन नए पहलू आएंगे, नई चीजें आएगी, तो वो क्या कौन सा सब्जेक्ट लाते हैं, लेकिन किसानों का जो मुद्दा है ये बहुत अहम दिखेगा। जी ठीक है डॉक्टर कौशल कांत जी, अभी तीनों को आपने सुना, सबका ये मुद्दा है कि भाई अब जब भी चुनाव आते हैं हिंदू मुस्लिम पे क्यों आ जाते हैं। जैसा कि मलिक साहब कह रहे थे, विकास की बात क्यों नहीं होती, गन्ने के मूल्य की बात क्यों नहीं होती, किसानों की बात क्यों नहीं होती, बिजली की बात क्यों नहीं होती, डीजल के मूल्यों की बात क्यों नहीं होती। आखिर हिंदू मुस्लिम पे आप लाकर के क्यों खड़ा करते हैं? क्या ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की बिसात पर ही चुनाव लड़ना चाहती है, या उन्होंने पिछले 5 साल में कोई विकास नहीं किया? उपाध्याय कौशल कांत, हाँ, आप सभी लोग अवेयर होंगे कि सबसे पहले यूपी के इलेक्शन में जिन्ना को लाने वाला कौन था? अखिलेश यादव। उसके बाद उनके मंच से नारा लगता है ऊपर अल्लाह नीचे मल्लाह। ये नारा किसके स्टेज पे लगा? सपा के स्टेज पे लगा। उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचा रह जाता है, विकास की बात हो रही है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व में फर्क होता है। एक तरफ तो सारे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मुसलमानों को अपने पक्ष में लाने के लिए इस तरह के नारे लगाती। अभी देखिए, थोड़े दिन पहले ही उन्होंने, अखिलेश यादव ने फिर पाकिस्तान का राग अपनापा और पाकिस्तान परस्ती दिखाने की कोशिश की। तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो भी अपोजिशन की पार्टियां हैं
वो ये मान के चलती हैं कि मुसलमान उनका वोट बैंक है, और उस वोट बैंक को मेंटेन करने के लिए हमेशा कभी वो जिन्ना की बात करती हैं, कभी वो दंगों की बात करेंगी, कभी वो पाकिस्तान की बात करेंगी, और जब हम उसको रिप्लाई करते हैं तब ये बताया जाता है कि हम सांप्रदायिक हैं। आप ये बताइए, मेरे मित्र कह रहे थे पलायन नहीं हुआ, मैं अपने मित्र से ये कहना चाहूंगा कि सेंसस उठा के देख लीजिए, कैराना शहर की पॉपुलेशन जिस समय देश आजाद हुआ था वहां पे 68% हिंदू था, आज हिंदू का प्रतिशत 8% है। ये कैसे हो गया? क्या कैराना में कश्मीर बन रहा है? क्या कैराना में बॉर्डर क्षेत्र है जहां से बांग्लादेश का इन्फिल्ट्रेशन? नहीं, पलायन हुआ है, लेकिन आंखें मूंद लेने से सच्चाई कम नहीं हो जाती। जो मैं कह रहा हूं, मैं चाहूंगा कि हर सुनने वाला आदमी, दर्शक और मेरे मित्र जो पैनल में बैठे हैं वो जा करके एक बार सेंसस उठा करके कैराना की पॉपुलेशन की डेमोग्राफी जरूर देखें, और उसके बाद चलिए हम उस पास्ट को भूल भी जाते हैं। उस पास्ट को जब सामने लाके खड़ा कर दिया जाता है, दोबारा उन्हीं दंगाइयों को टिकट दे दी जाती है, चाहे नाहिद हसन हो, चाहे हाजी यूनुस हो, और जो इनके जो सपा के जितने भी आतंकवादी टाइप के नेता रहे हैं, चाहे अतीक अहमद ले लीजिए, आजम खान ले लीजिए, मुख्तार अंसारी ले लीजिए, मुकीम काला फुरकान, ये जितने भी लोग हैं जिनको इन्होंने मुस्लिमों का सिंबल बना करके अपने में रख रखा है, यही आजम खान थे जिनके कहने पे जब दो भाई अपने बहन की आबरू बचाने के लिए गए थे तो उनको मार डाला गया, और उसके बाद मुस्लिम पक्ष को ही आजम खान ने थाने में एफआईआर नहीं होने दी। उसके बाद दंगा हुआ, दंगे का पूरा सूत्रधार कौन था? आजम खान। वो आज जेल के पीछे है, लेकिन उसको दोबारा टिकट देने या उसके लड़के को दोबारा टिकट देने की बात की जा रही है। तो अगर ये अपने छुपे हुए सांप्रदायिक चेहरे को दिखा करके सिर्फ एक वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि जाट भाई हमारे कैसे कह सकते हैं। जब तक एक हिंदुस्तानी बोलता है तब तक एक हिंदुस्तानी सुनता है, पर जब एक कहे कम्युनल आदमी बोलेगा तो हमें हिंदुस्तानी बन के जवाब देना पड़ेगा। और जाटों से ज्यादा जाट के बारे में हम लोग, ठीक है मिश्रा जी, ठीक है, पांडे जी से जवाब ले लेते हैं। आपके जो आरोप है उनका जवाब पांडे जी से ले लेते हैं। पांडे जी, ये बात तो सही है कि नाहिद हसन हो या अभी अकील चौधरी का हम एक वीडियो देख रहे थे, उसमें कहा, साफ साफ धमकी दी जा रही थी कि एक बार सरकार बन जाने दो, फिर देख लेंगे, एक एक को इनके घरों से लाके लूट करके, मैं तो 16 बार जेल गया हूं, इनके घरों से लाके लूट के आपके बीच में बांट दूंगा। इस तरह के वीडियो आपके प्रत्याशियों के वायरल हो रहे हैं, तो ये तो मतलब इस तरह से तो नहीं होना चाहिए ना। और अभी मिश्रा जी भी वही बात कह रहे थे। पांडे जी, उपाध्याय जी, कभी एडीआर की रिपोर्ट आप देखिए, और एडीआर की रिपोर्ट तो बहुत स्पष्ट है कि 2017 की गठित विधानसभा में 304 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के थे, जिसमें 116 दागी। कभी आप बहस इस पर क्यों नहीं कराते? कभी स्वामी चिन्मयानंद का सवाल आप क्यों नहीं खड़ा करते? कभी कुलदीप सिंह सेंगर का सवाल आप क्यों नहीं खड़ा करते? क्या कभी इस बात का सवाल उपाध्याय जी, तो जेल में कुलदीप सिंह सेंगर, उसको तो टिकट भी नहीं मिला, उसको सजा हो गई। अशोक चंदेल, कुलदीप सिंह सेंगर जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो सजा याफ्ता है, अब विधायक नहीं है और नई भारतीय जनता पार्टी में है। शिकायत करने वाली बिटिया को जेल में, ये सवाल कभी आपने खड़ा किया? आपने कभी ये सवाल खड़ा किया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपना मुकदमा स्वयं वापस लिया? आपने कभी सवाल खड़ा किया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने डिप्टी सीएम पर से मुकदमा वापस लिया? आपराधिक मुकदमे, लूट के, हत्या के, बलवा के, आप ये सवाल नहीं खड़ा करेंगे। आपको केवल समाजवादी पार्टी दिखती है। और मैं फिर चुनौती देता हूं, 403 एमएलए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के घोषित होने दीजिए, और 403 एमएलए के उम्मीदवार हमारे भी पार्टी के घोषित होने दीजिए। देखिएगा, सबसे ज्यादा दागी और सबसे ज्यादा अपराधी भारतीय जनता पार्टी मिलेंगे। लेकिन उपाध्याय जी, बहुत दुर्भाग्य है इस देश का। लोकतंत्र का चौथा वन साइडेड बयान, वन साइडेड सवाल। कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हिम्मत हो तो पूछिए, कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछिए कि मुख्यमंत्री जी आपने अपना मुकदमा वापस क्यों लिया? कभी पूछे उससे कब अपने डिप्टी सीएम का मुकदमा क्यों वापस लिए? कभी पूछे कि सरकार ने चिन्मयानंद जी के खिलाफ वीडियो जारी करने वाला, बयान देने वाली बिटिया को जेल क्यों हुआ? आपके पास हिम्मत नहीं है। आप केवल
उत्तर प्रदेश की आवाज दिखाइए। और ये जरूरत इस बात की है कि सिलेंडर का दाम अगर 1000 है तो 400 कैसे होगा, पेट्रोल डीजल के दाम कम कैसे होंगे, घर के तरू के तेल जो इस्तेमाल होते हैं 200 से 100 रुपए कब होंगे, जो नौजवान रोजगार मांग रहा था जिसको लाखिया मिला इलाहाबाद में, उसको रोजगार कब मिलेगा, जो 70,000 शिक्षकों के भर्ती में भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खा गई पिछड़े लोग। धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय व भाषा के भेद से ऊपर उठकर निष्पक्ष होकर बिना किसी लालच और भय के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। याद रखें, आपका मत अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। ठीक है, मिश्रा जी से जवाब ले लेते हैं। आपने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, योगी को भी अपराधी आप बता रहे हैं और दागी बता रहे हैं। हम कौशल कांत मिश्रा जी से इसका जवाब ले लेते हैं। कौशल जी, पांडे जी की बात का कोई जवाब है आपके पास? मैं जवाब देना चाहता हूं। पहले तो पांडे जी को यह ध्यान में रखना पड़ेगा, गुंडागर्दी और अपराध और दंगा दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हत्या, एक दंगा, मैं नहीं मैं उम्मीद नहीं करता हूं आप बीच में बोलेंगे। आप उपाध्याय जी, डिबेट ठीक से चल रही, इसको ठीक से चलने दिया जाए जी। मैं ये कह रहा हूं कि एक लोकल गुंडा, पांडे जी को बोल लेने दीजिए, मिश्रा जी को, पांडे जी मिश्रा जी को बोल लेने दीजिए, आपको मैंने पूरा समय दिया था। मैं कह रहा हूं मिश्रा जी बोलिए आप। कोई एक क्षेत्रीय गुंडा होता है, लोकल गुंडा होता है, उसके गुंडागर्दी का इफेक्ट सारे धर्मों, सारे लोगों, पूरी पॉपुलेशन पे बराबर पड़ता है। उस गुंडे को आप किसी दंगाई से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दंगा में पूरे देश में डिवीजन होता है, पूरे देश में विभाजन होता है, दो संप्रदाय विभाजित होते हैं। तो ये जो दंगाइयों को गुंडों से कंपेयर करना चाहते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और जिस वीडियो की आप बात कर रहे थे, मैं वो वीडियो आपको सुनाना चाहता हूं। आप बताइए कि इस तरह की आवाज, अगर किसी गाड़ी पे सपा का झंडा, ये आपके जाट नेता कहते थे, यही चौधरी जी हैं जो ये कहते थे। आप ये बताइए, ये वही चौधरी है ना जिनकी बात आप कर रहे थे? और वो वीडियो भी मैं दिखाऊंगा अभी नेक्स्ट टाइम जब आएगा, जिसमें आज जिनको वो धमकी खुलेआम दे रहे हैं कि हमारी सरकार आने दो, हम इनको हकीकत दिखा देंगे। और जो इन्होंने बताई है बात अपराधीकरण की, और मैं एनसीआरबी के आंकड़े बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 70% लूट में, करीब 59% हत्या में, 30% अपहरण में, 35% बलात्कार में कमी आई है। आप ये सोचिए, जो स्टैंडर्ड आप एक एक घटना को आप बताना चाहते हैं, पर पूरी चीज देखिए जिस तरह से अपराध में कमी आई है। और आप ये देखिए ना, पहली बार प्रदेश में एक ऐसी सरकार आई है जो गुंडों ने जमीन कब्जा कर रखी थी, उस कब्जाई जमीन के ऊपर से कब्जा लेकर के गरीबों के ऊपर मकान बनाने का काम किया है। और एक चीज और बताना चाहते हैं, आप सांप्रदायिकता की बात कर रहे थे ना, समाजवादी पार्टी जब थी तो उसने हज हाउस बनाया, कोई दिक्कत नहीं हज हाउस बनाने में। उसने अलीगढ़ में 2 मस्जिद बनाई, उसने सहारनपुर में 2 मस्जिद बनाई, लेकिन इसी समाजवादी पार्टी की सरकार में करीब 270 मंदिरों को तोड़ा गया, किसी भी नाम से। मैं ये नहीं कह रहा हूं उसने सांप्रदायिकता के नाम पे तोड़ा, लेकिन उसने मंदिरों को तोड़ा विकास के नाम पे और मस्जिदों को खड़ा किया। आप ये देखिए ना, यही सरकार थी जिसके लिए मुलायम सिंह यादव को क्या कहा जाता था, मुल्ला मुलायम सिंह। वो जब जालीदार टोपी पहन के आते थे तब आपको सांप्रदायिकता नजर नहीं आती थी। जब ये लोग सांप्रदायिकता करते हैं तो आप कहते हो ये सांप्रदायिक नहीं है। और जब हम पूरे समाज की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की बात करते हैं, तब आप हम पे सांप्रदायिक होने का आरोप लगाते हो। हाँ, अगर राम मंदिर बनाना सांप्रदायिक है तो हम सांप्रदायिक हैं। अगर कौशिक कॉरिडोर का डेवलपमेंट करना सांप्रदायिक है तो हम सांप्रदायिक हैं। अगर गुंडे अपराधियों को जेल में डालना सांप्रदायिक है तो हम सांप्रदायिक हैं। अगर धारा 370 खत्म करना, 3 तलाक खत्म करना, बालाकोट पे एयर स्ट्राइक करना सांप्रदायिक है,
सांप्रदायिक है। ठीक है मिश्रा जी, ठीक है। हम मलिक साहब से मैं सवाल ले लेता हूं। मलिक साहब, जिस प्रकार से पश्चिम में जाटों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, जाट गौरव राजा थे महेंद्र सिंह जी, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी स्थापना करने का निर्णय लिया है। तमाम सारे वो काम गिनाते हैं कि हमने जाटों के हित में और किसानों के हित में काम किए हैं। फिर आखिर ये वजह क्या है कि अचानक से जो है जाटों के सुर बदल गए? हालांकि अब ऐसा लग नहीं रहा कि, ऐसा लग रहा है कि जाटों में भी अलग अलग ग्रुप हो गए हैं। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो कुछ आरएलडी के साथ हैं। लेकिन जाट महासभा जाट गौरव महेंद्र सिंह जी के नाम पर क्या सोचती है और जो यूनिवर्सिटी बन रही है उसे लेकर के क्या सोचती है? मोहित जी। देखिए, राजा महेंद्र प्रताप जी बड़े ही महान आत्मा थे। उनके बारे में तो मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, सोचूं उनके बारे में तो सभी व्यक्ति को सोचना चाहिए। मैं एक बात अपने प्रवक्ता भाई जो हमारे बीजेपी के, उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर जाटों से आपको इतना प्यार था तो आपने जाटों को लाठी क्यों बजाई? पहली बात। दूसरी बात, अगर जाटों से इतना प्यार था तो आपने बॉर्डर पर हमारे जाटों को रोने क्यों दिया? क्योंकि आप ही ने उस आंदोलन को एक कम्युनिटी का आंदोलन बताया था, जबकि वो किसानों का आंदोलन था। तीसरी मैं बात करना चाहता हूँ, अगर आपको जाटों से इतना प्यार था तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का आपने काम क्यों नहीं किया? क्योंकि चरण सिंह एक ऐसी आत्मा थे जिन्होंने इस पूरे भारतवर्ष में किसानों को एक रहने का, किसानों को एक अपने वजूद का एक मान सम्मान का कार्य करने का आगे कार्य किया है। तो मैं पूछना चाहता हूं इन भाइयों से, अगर जाटों से इतना ही प्यार था, चुनाव के वक्त जाट क्यों याद आपको आ रहा है? आपको चुनाव के वक्त जाट क्यों याद आ रहा है? और एक बात और बताना चाहता हूँ, मेरे भाई ने कहा कि 6,000 रुपए किसान निधि देने का आपने काम किया। 6,000 रुपए किसान निधि मत दो, आप हमें हमारी फसल का उचित दाम दीजिए। आप 12 के जो हमारे कनेक्शन है 50,000 से लेकर 5,000 में कीजिए। आप हमारे जो तेल लगता है ट्रैक्टर में उसकी सब्सिडी दीजिए। मेरा मेन मुद्दा है कि आपसे दुख इस बात का होता है कि आप मुद्दे को भटकाते हो, इसे धर्म राजनीति में लेकर जाते हो। राम सबके हैं। जब एक किसान खेत में जाता है तो राम का नाम मिश्रा जी से जवाब ले लेते हैं। मलिक साहब, मिश्रा जी से जवाब ले लेते हैं। जी मिश्रा जी। आज तक उत्तर प्रदेश में जाटों को सम्मान की बात आप कर रहे हैं, राजा महेंद्र प्रताप की बात हो गई, उनके नाम पे विश्वविद्यालय का नाम बनाया जा रहा है। छपरौली टांडा का नाम बदल करके चौधरी चरण सिंह का नाम बदला जा रहा है। आपका धन्यवाद है। छपरौली बरनावा मार्ग को महेंद्र सिंह टिकैत मार्ग किया जा रहा है। जोहरी बिजलीघर से बिजवाड़ा रास्ते में सूटर दादी चंदो के नाम से बनाया जा रहा है। हरियाणा में सर छोटू राम जी की प्रतिमा स्थापित की गई। इसके अलावा आप ये देखिए कि मां शकुंभा देवी के नाम पर भी यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है। तो जाटों का आप, और ये कोई इलेक्शन के पहले नहीं हुआ है, ये पिछले 5 सालों में हुआ है। मोहित जी, मैं नाम सही पढ़ पा रहा हूँ, मोहित जी शायद है, मोहित मलिक जी, आप ये देखिए, आपने कहा राम की बात, आप उसके साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाई, जिन्होंने कांवड़ यात्रा बंद की, जिन्होंने शिवरात्रि मनाई जाती थी। सुन लीजिए, के साथ कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने कहा राम काल्पनिक है, कांग्रेस सरकार ने कहा राम सेतु है ही नहीं, इस तरह के एफिडेविट देते हैं। और यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है मिश्रा जी, यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, इसलिए हमें कांग्रेस की बात नहीं करनी चाहिए। हम समाजवादी पार्टी या मलिक साहब से पर हम सवाल कर सकते हैं। जी, राम की बात कर रहा हूं, और राम किसी जाति धर्म के नहीं है, राम पूरे हिंदुस्तान के हैं। इवन अगर राम के लिए काम करना सांप्रदायिकता है तो मैं कहता हूं गर्व से कि मैं सांप्रदायिक हूं, मैं बिल्कुल साफ बोल रहा हूं। लेकिन राम के लिए काम करना देश के लिए काम करना है, और हर जाट भाई या पूरा हिंदुस्तानी, ठीक है मिश्रा जी, ठीक है। अंकुर जी, ये जिस प्रकार से आप बहस सुन रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये बहस विकास की बजाय सांप्रदायिकता की तरफ जा रही है या मजहब की तरफ जा रही है? चाहे वो जिन्ना की बात हो, चाहे पाकिस्तान की बात हो, चाहे नाहिद हसन की बात हो, या फिर राम की बात हो, या राम सेवकों पर गोलियां बरसाने की बात हो, कुल मिलाकर के चुनाव हिंदू मुस्लिम होता हुआ दिख रहा है। तो ये क्या राजनीति के लिए अच्छे संकेत मानते हैं आप, और आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने इसके पहले जो सवाल किया था कि
इस चुनाव को किस तरीके से हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। जो हमारे प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने सवाल लिया। सवाल लेने के बाद वो हिंदू मुस्लिम के बाद तत्काल वो अपराधीकरण में आ गए, फिर व्यक्तिगत आरोप में लग गए। तो जो लग रहा है निश्चित रूप से, जैसा कि आपने भी अभी मौजूदा सवाल आपका है कि ये किस तरीके से इसको कन्वर्ट किया जा रहा है चुनाव हिंदू मुसलमान में, तो अभी की जो बहस है वो बहस अपने आप में पर्याप्त है कि जो राजनीतिक दल है, जो राजनीतिक दल किस तरीके से इस चुनाव को हिंदू मुसलमान के रूप में प्रवर्तन करना चाहते हैं। अब मेरा एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये भी होगा, मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मिश्रा जी से कि मिश्रा जी ये बताएं कि आपके संगठन जो हिंदू मतलब संगठन है, जितने भी जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो 80% 20 की बात क्यों करते हैं? 80% तो अगर हिंदू है और 20% अगर मुसलमान है, तो 80% मुसलमान जो 20% मुसलमान क्या 80% लोगों को डरवा देंगे? ये क्या कहना चाहते हैं? इसको एक छोटी लाइन में इस चुनाव के संदर्भ बताएं। आपने जितना मैं सुन पाया बात सही है। आप 80 और 20 की बात क्या करते हैं? 80 और 20 का आशय क्या है? ये 80 और 20 क्या है? 80 और 20 क्या है? 80 और 20 वो है, उसको सुन लीजिए। पहली चीज, जो हिंदुस्तान का जब काम होता है, जो धारा 370 खत्म होने पे खुश होते हैं वो 80% है, जो दुखी होते हैं वो 20% है, जो विकास का काम होने पे खुश होते हैं, जो बालाकोट स्ट्राइक होने पे खुश होते हैं, वो हिंदू मुसलमान नहीं है, वो एक हिंदुस्तानी है और एक हिंदुस्तान के विरोध में है, एक विकास के पक्ष में है, एक विकास के विरोध में है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल 80-20 का बता दूं, पिछली बार जब हमारी सरकार बनी थी 325 सीटें जीत के आए थे और टोटल नंबर उत्तर प्रदेश में है 403। उन दोनों में अगर हम देखें तो 325 80% होता है और जो बाकी पार्टियां होती है वो 20% होती है। 80-20 ये है, 80-20 ये है जो विकास के साथ है, 80-20 वो है जो राम मंदिर के साथ है, 80-20 वो है जो पाकिस्तान परस्ती के खिलाफ है, 80-20 वो है जो बालाकोट स्ट्राइक पे हमारे साथ है, जो हमारे देश पे शक नहीं करता, जो हमारे देश के विकास के साथ है। वो 80% और 20% ये करप्शन वाली पार्टियां, राजनीतिक प्रतिद्वंदता वाली पार्टियां जो सांप्रदायिक करने की कौशल कांत जी, जिस मासूमियत से आप जवाब दे रहे हैं, जिस मासूमियत से आप जवाब दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम कीर्तिनिधि पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पांडे जी, ये जो 80-20 की बात कर रहे हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूं, कौशल कांत भी चाहता हूं, जिन 750 किसानों की शहादत हुई और उससे जो लोग दुखी हैं वो 20% में है। जिस लखीमपुर के अंदर अंग्रेजी हुकूमत को फेल करते हुए किसानों पे गाड़ी चढ़ाई गई, उनसे समाहत है इस देश के अंदर, वो 20% में है कि 80% में? जिसको ये हिंदू कहते हैं और जिन पिछड़े दलितों का आरक्षण खा गए 69,000 शिक्षकों की भर्ती में, और जो पिछड़ा और दलित लगातार आंदोलन करता रहा, उसको लाठियां मिलती रही, उससे जो समाज के अंदर दुखी लोग हैं वो 80% में है कि 20%? लड़ाई से त्रस्त है वो 80% में है कि 20%? ये मुद्दों पे बात करेंगे। इनसे मैं लगातार जानने की कोशिश किया, तमाम प्रवक्ताओं से जानने की कोशिश किया कि इस देश के अंदर जो किसानों का आंदोलन रहा, उसमें जो 750 किसानों की मौत है, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है उसका? अगर ये बात किसानों से लगातार देश की सरकार की होती और लगातार उनसे संपर्क करके आंदोलन हुआ, उसी समय कृषि बिल वापस हुआ होता, तो शायद 750 किसानों की शहादत को बचाया जाता। कभी उस 750 किसानों की मौत से देश के प्रधानमंत्री जी को दुख हुआ, देश के गृह मंत्री जी को दुख हुआ? 1 मिनट का भी मौन किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश इतिहास लिखने की तरफ बढ़ रहा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल हमारे राष्ट्रीय पांडे जी, इसी से जुड़ा एक सवाल मेरा भी है। पांडे जी, एक सवाल मेरा ये भी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे तो उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई 15% और 85% की है, और ये ब्राह्मण जो समुदाय है उसे लगा कि ये 15% उन्हें टारगेट किया जा रहा है। तो एक तरफ तो समाजवादी पार्टी परशुराम की मूर्ति लगा करके उनका सम्मान करना चाहती है और ब्राह्मणों को अपनी ओर जोड़ने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड की लड़ाई में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। तो ये 15 और 85 क्या है,
उनका 20 और 80 आपने डिस्क्राइब कर दिया, आपका 15 और 85 भी परिभाषित कर दीजिए जरा। मैं तो कह रहा हूं कि जिनका आरक्षण नहीं मिला, जिसका उत्पीड़न हो रहा है, वो सब के सब 85% में है। चाहे वो महिलाओं का उत्पीड़न का सवाल हो, चाहे बेरोजगारों पे लाठियां बरसाने का सवाल हो, चाहे किसान आंदोलन का सवाल हो, और महंगाई की मार उपाध्याय जी आपके घर से लेकर के और हमारे घर तक और झोपड़ी तक है महंगाई की मार। 400 का सिलेंडर 6 साल में 600 रुपये बढ़ गया, 1000 हो गया। कड़ू का तेल 80 रुपए से 200 रुपए। ये जो महंगाई की मार है ये सबके घरों तक है। सबसे महंगी बिजली हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश में किसानों को मिल रही है। जिन सब्सिडी के साथ किसानों को डीजल मिलता था, वो सब्सिडी भी समाप्त। 95 रुपए लीटर का डीजल भी किसान पा रहा। और जिस तरीके से खाद नहीं मिला किसानों को, जिस तरीके से डीएपी नहीं मिली किसानों को, जिस तरीके से किसान लगातार परेशान रहा है, हम तो अपने कमिटमेंट के साथ जनता के बीच में, हमारे नेता और जयंत चौधरी जी ने कल मुजफ्फरनगर में, आज गाजियाबाद में अन्य संकल्प के साथ किसानों के हित में काम करने वाली चीजों का संकल्प लिया और हम उस संकल्प को पूरा करेंगे। चाहे 300 यूनिट बिजली देने का सवाल हो, चाहे सिंचाई मुक्त करने का सवाल हो, चाहे किसानों के पेंशन और बीमा का सवाल हो, चाहे सभी फसलों पे एमएसपी देने का सवाल हो, गन्ना किसानों का 15 दिन में भुगतान का सवाल हो, जरूरत पड़ेगा तो फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड का गठन करेंगे और लगातार किसानों को ब्याज मुक्त लोन का इंतजाम करेगी। हमारी सरकार आने के बाद जो आवारा पशुओं के द्वारा तमाम सालों के द्वारा किसानों की मौत हो गई, उनको भी मदद करेंगे। और जो आंदोलन में शहीद हुए किसान परिवारों को भी 25-25 लाख रुपया समाजवादी पार्टी की सत्ता। हम इस संकल्प के साथ जनता के बीच में महंगाई कम करने का प्रयास करेंगे। हम इस संकल्प के साथ जनता के बीच में 22 लाख नौजवानों को आईटी क्षेत्र में रोजगार देंगे। हम इस संकल्प के साथ जनता के बीच में, संकल्पों पे बात होनी चाहिए। और सरकार 5 साल भारतीय जनता पार्टी चलाई है, इसको अपने संकल्प पत्र का एक बार अध्ययन करना चाहिए कि कितना कमिटमेंट था जनता से और कितना ये पूरा कर पाए। ठीक है पांडे जी, ठीक है। हम मलिक साहब के पास। मलिक जी, अब आप ये बताइए स्पष्ट रूप से कि जाट महासभा किसके साथ है? क्या गठबंधन के साथ या भाजपा के साथ? क्या जाट महासभा ने कोई निर्णय किया है या निर्णय होना बाकी है? बहुत साफ साफ जवाब। साफ जवाब ये है। इशारे में मत बताइए, आप गोलमोल जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल साफ ही बताऊंगा। मैं अपने प्रवक्ता जो मेरे भाई है मिश्रा जी साहब, मैं उनसे सिर्फ 2-3 बात कहूंगा। भाई, देश के लिए सबसे ज्यादा शहादत देने वाले, अपनी देश की रक्षा करने के लिए जाट, देश के लिए सबसे ज्यादा मेडल लेने वाला जाट, ठीक है जी। उसके बाद भी अगर सपोज करो 1% हम भाजपा को वोट नहीं देती है तो हम 20 में ही शामिल हैं क्या? फिर भी बस हमें ये बता दें, अगर हम भाजपा को वोट नहीं देते हैं तो क्या हम 20 में शामिल है क्या भाई साहब? बस ये सवाल का जवाब दे दो मुझे आप, क्या हम 20 में शामिल हैं? अगर देश के खिलाफ जो लोग हैं, जो देश के डेवलपमेंट के खिलाफ जो लोग हैं, वो 20% में, और जाट जिसको हमारे दोस्त होते थे और वो जाट का फुल फॉर्म बोलते थे जस्टिस, एक्शन एंड ट्रुथ, तो जाट कभी भी देश के खिलाफ नहीं रहा है, इतिहास रहा है। तो कुछ भी हो जाए, जाट तो देश के साथ ही रहेगा। हम रहे न रहे, जाट देश के साथ रहेगी, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं। अब मैं सपा वाले मित्र का जवाब देना चाहूंगा जो ये कह रहे थे नौकरियों की बात। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, श्रमिकों के कल्याण के लिए बोर्ड का गठन हुआ 2009। 2009 से लेकर 2017 तक कुल 7 लाख श्रमिक लाभार्थी थे। आज हमारे कार्यकाल में 1 करोड़ लाभार्थी हुए। कुल 7 पूर्व की सरकारों के 8 साल में, 9 साल में मात्र 34 लाख पंजीयन था मजदूरों का। आज 1 करोड़ 30 लाख के पार पंजीयन हो गया है। और साथ ही साथ जितना पिछले 10 सालों में रोजगार नहीं दिया गया, हमने अपने सेवायोजन विभाग से निजी क्षेत्रों में 5 लाख से ज्यादा नौजवानों को रोजगार दिया है निजी क्षेत्रों में। अब ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य है जी, पांडे जी, समाजवादी पार्टी के साथ है। अब ये पहले ये बताएं कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य सही बोल रहे हैं या गलत? आप अपने संकल्प पत्र बात करिए ना। जी पांडे जी, पत्र हो तो भिजवा दे कापी आपको। जो संकल्प पत्र है उसमें आपने क्या? भाई वो भी मंत्री है, ऐसा नहीं, आप ऐसा बात को टालिए मत पांडे जी।
उन्होंने उदाहरण दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ही समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया था। 2017 से पहले की स्थिति बताई और 2017 के बाद की स्थिति बताई। आज वो आपकी पार्टी में है, तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य उस वक्त झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं? ये तो आप तय करेंगे और पांडे जी कौशल जी तय करेंगे। एक आप और कौशल जी मिलकर नहीं, हम नहीं तय करेंगे, ये तो आप तय करिए। हम तो जनता के सवाल है आपके बीच में लेकर के आते हैं। हमारा काम तो बस दूध का दूध और पानी का पानी करना। हम निर्णायक नहीं है, हम जज भी नहीं है। जज तो जनता है। सुन तो लीजिए, जो बात मैं कह रहा था कि पिछड़े और दलितों का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार खा गई, वही बात तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी समाजवादी पार्टी के कार्यालय में कह रहे थे। तो उत्तर प्रदेश की सरकार दलितों पिछड़ों का आरक्षण खा गई, पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही थी, इसीलिए ओम प्रकाश राजभर जी ने उनको छोड़ दिया और मंत्री पद छोड़ दिया, सरकार छोड़ दिया। अच्छा, सामाजिक न्याय की बात हो रही थी और सामाजिक न्याय के साथ आप सब लोग समाजवादी और अम्बेडकरवादी एक साथ खड़े हैं और निश्चित रूप से इसी से भारतीय जनता पार्टी परेशान और हताश है। इसीलिए परेशान। अगर ये लोग 14 महीने धरने पे बैठने वाले किसानों से मिलते, लखीमपुर की घटना में किसान नेताओं ने क्या कहा? किसान नेताओं ने कहा कि टेनी मिश्रा को बर्खास्त करो, लेकिन ये सरकार की है गर्विता है। आज भी टेनी मिश्रा सरकार में मंत्री बने हैं जो लगातार किसानों को धमकी दे रहे थे। उसके बाद उनका बेटा कार गाड़ी चढ़ाता है किसानों के ऊपर। तो इस तरीके के कृत्य करने वाले लोग भी सरकार उनको बचा रही है, उनको संरक्षण दे रही है और उसी का जवाब किसान, नौजवान, बेरोजगार इस बार देगा 10 माह। उसका परिणाम आएगा। समाजवादी देखिए पांडे जी आप अजय प्रसाद टेनी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। एक मिनट मिश्रा जी, मैं पांडे जी से सवाल ले लूं। आप मिश्रा जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। आपके एक मंत्री थे गायत्री प्रजापति, वो जेल में है, उन्हें सजा भी हो चुकी है। आप उनके परिवार को टिकट दे रहे हैं। अगर अजय मिश्रा के बेटे ने गलती की थी, वो जेल में है, यहां तक कि एसटीएफ ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ये गाड़ी जानबूझ करके चढ़ाई गई थी, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। तो ये तो सही है कि जांच निष्पक्षता पूर्वक हो रही है, तो फिर अजय मिश्रा जी से आपको इतनी आपत्ति क्यों है और गायत्री प्रजापति की पत्नी से आपत्ति क्यों नहीं है? वो भी तो सजा याफ्ता है, वो परिवार की सदस्य है। तो दो आपके मापदंड कैसे हो सकते हैं? मैं बता रहा हूं, गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी ने किसी को धमकी नहीं दिया, लेकिन अजय मिश्र टेनी घटना के कुछ ही दिन पहले अपने क्षेत्र में किसानों को धमकी दे रहे थे। वो वीडियो वायरल हुआ और एसटीएफ ने कहा कंस्पिरेसी हुई। चलिए धमकी की बात कर लेते हैं। अखिल चौधरी धमकी दे रहे थे, अखिल चौधरी अभी धमकी दे रहे थे 2 दिन पहले। धमकी की बात कर लेते हैं। धमकी दे रहे थे अभी कि हम घर से निकालेंगे उनको। उनका बेटा चुनाव अभी सरकार नहीं बनी है, अभी सरकार आई भी नहीं है। जी पांडे जी बोलिए, आप जवाब दीजिए। पांडे जी क्या कर रहे थे? सवाल एक बार और पूछ लीजिए। मैं ये कह रहा था कि आप धमकी की बात कर रहे हैं। मैं सहमत हूं, आपकी बात से सहमत। धमकी नहीं दी, ठीक है, मैं मानता हूं। अभी अखिल चौधरी जी ने धमकी दी है, बिल्कुल उनके वीडियो वायरल हुए हैं। एक और एमएलए हैं, उन्होंने भी धमकी दी है। तो और उन्होंने कहा मैं 16 बार जेल गया हूं, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। तो अगर इस तरह की धमकियां वायरल हो रही हैं, तो धमकी की जब बात आती है तो ये भी तो धमकियां ही हैं। इनको तो टिकट दिया गया है, इनके प्रचार में भी अभी अखिलेश जी भी जाएंगे, जयंत जी भी जाएंगे। मैं उपाध्याय जी आपसे बार बार करता हूं ना, एक बार क्रिमिनल हिस्ट्री भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी निकाल लीजिए। उत्तर प्रदेश की सारे अपराधियों की सूची निकाल लीजिए ना एक बार बहस हो जाए ना साथ। सारे उम्मीदवारी घोषित हो जाए तो एक बार उस पर बहस हो जाए। हेलो, ठीक है, ठीक। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है पांडे जी। एक बार मैंने कहा ना कि दोनों गठबंधन के उम्मीदवारों की सूची आने दी, और तो अब कोई किसी का आपराधिक रिकॉर्ड छिपा नहीं सकता। अब तो सब सारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को वेबसाइट पे दर्ज करना, तो दोनों की स्थिति साफ हो जाएगी कि अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी सबसे ज्यादा अपराधी किसके पार्टी में है, किसने सबसे ज्यादा टिकट दिया, तय हो जाएगा। ठीक है अंकुर जी,
आप ये बताइए, जिस प्रकार से अपराधीकरण राजनीति में हावी है और आज का नहीं है, ये सभी पार्टियों में सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से प्रत्याशी अभी से धमकियां देते हैं या अभी से ये देख लेने की बात कहते हैं, इसको आप राजनीति में कहां तक उचित मानते हैं अंकुर जी? देखिए, सवाल तो इस बात का उठता है कि ये राजनीतिक जो है कब से इन्होंने अपराधियों का सहयोग लेना शुरू किया। एक्चुअली हुआ क्या कि इसके इतिहास में देखेंगे तो पहले जो बाहुबली होते थे, अपराधी होते थे, इनका कहीं बिहाइंड द कर्टेन राजनीतिक लोग लाभ लेते थे अपने चुनाव में या अपने कार्यकर्ताओं की मदद करने के लिए, किसी न किसी स्वरूप में बदल लिया करते थे। धीरे धीरे सने क्या हुआ, जब अपराधियों ने ये देखा कि ये नेता तो हमारे बलबूते पे नेता बन रहे हैं और पूरा काम मैं कर रहा हूं और मैं अपराधी कहा जाता हूं, ये नेता हो जाते हैं, तो उन्होंने भी धीमे से टिकट मांगने शुरू कर दी और वो बाहुबली जो थे, जो अपराधी थे, वो नेता बन गए, राजनीतिक नेता हो गए। तो उनका लाभ लगातार मिलता रहा। मैं बताऊं कि किस तरीके से लिया गया, डकैतों से लेकर के जो नामी गिरामी कुख्यात जो डकैत रहे हैं, अपराधी रहे हैं, उनका भी इस्तेमाल भरपूर राजनीति में किया गया। आज से नहीं, पिछले कई दशकों से होता चला आ रहा है। वो फिर धीमे धीमे से सीधे सीधे राजनीति खुद उतर आए, सांसद हुए, मंत्री बने, क्या क्या हुए, वो सब दुनिया जानती है। तो अब इसका लाभ उठाया जा रहा है, जाहिर सी बात है, करते ही नहीं। ठीक है अंकुर जी, अब चूंकि चुनाव का समय है, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बात करेंगे, सब अपने आप को सही साबित करेंगे, लेकिन यह बात सही है कि यह लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर है। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े और इस बहस में हिस्सा लिया, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यह थी आज की बहस। जाट किस ओर जाएंगे अभी यह तय नहीं है, लेकिन इतना तय है कि राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हिंदू मुस्लिम भी हो रहा है, अपराधियों के नाम भी आ रहे हैं, धमकियां भी हो रही हैं, वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। ये सब अभी चलेगा क्योंकि 10 मार्च दूर है। पहले दौर में क्या होता है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।